रहेंगे, पूरी आजादी लेकर रहेंगे, पूरी आजादी लेकर रहेंगे, पूरी आजादी लेकर रहेंगे। बिरादरान नौजवान बढ़े चलो, बढ़े चलो, 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 झुके न हिंद का निशा, बढ़े चलो, बढ़े चलो, झुके न हिंद का निशा, बढ़े चलो, बढ़े चलो, झुके न हिंद का निशा, बढ़े चलो, बढ़े चलो, झुके न हिंद का निशा, बढ़े चलो, बढ़े चलो, जो अगले राह रोक दे तो उसका दामन छोड़ दो, जो अगले राह रोक दे तो उसका दामन छोड़ दो, जो मज़हब के टोक दे तो उसकी कैद तोड़ दो, जो मज़हब के टोक दे तो उसकी कैद तोड़ दो, जवाह दर से जंग लो, सलाम मौज गंग लो, जवाब दर से जंग लो, सलाम मौज गंग लो, नजर फिरा लो नूर से, बुला रही है दूर से, नजर मिला लो दूर से, बुला रही है दूर से, हिमालया की चोटियां बढ़े चलो, बढ़े चलो, 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 बिरादरान नौजवान बढ़े चलो, बढ़े चलो, बिरादरान नौजवान बढ़े चलो, बढ़े चलो, झुके न हिंद का निशा, बढ़े चलो, बढ़े चलो, झुके न हिंद का निशा, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बिरादरान नौजवान 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 बढ़े चलो, बढ़े चलो, बिरादरान नौजवान। मित्रों, जंग आजादी में इंसानों तक हम सिर्फ चंद कदम ही सड़क पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी आपस की लड़ाई, जातिवाद से लेकर वर्ण संघर्ष और राज घरानों को जिंदा रखने की लड़ाई। इस देश में कई आक्रमणकारी आए, कईयों ने इसे अपना घर बना लिया, लेकिन ये अंग्रेज खुद को मुसाफिर समझते हैं। वो लोग हमारे देश को जातिवाद के नाम पर वर्गों में और राजघरानों में बांट देना चाहते हैं। उनके लिए हमारा ये देश केवल कच्चे माल का खजाना है और कुछ नहीं। मित्रों, विश्व युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में हम अपने भारतीय सैनिकों की भूमिका को नकार नहीं सकते। हमें समझना होगा इस युद्ध में भारतीय सैनिकों की क्या भूमिका है। वो लोग अंग्रेज अफसरों से नाखुश हैं। अफसरों के इस प्रति नफरत को हमें काम में लाना होगा और अगर जरूरत पड़े तो हम नागरिक सेना बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भाइयों, हम अपनी आजादी लेकर रहेंगे। मिस्टर बॉस, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सबको पता नहीं इस तरीके का मीटिंग लेना कॉलेज का रूल के खिलाफ है। अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज हुकूमत, हमें नहीं भूलना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं। हमें इनके सामने अनुशासित रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। अनुशासन? कैसा अनुशासन? तुम देख रहे हो तुमने इन सब को भड़का दिया है। सभी को अपनी आजादी चाहिए, पूरा हक, हमारा हक। जिस तरह आप आजाद हैं, हमें भी आजादी चाहिए। आदेश में बुरा क्या है जब हमने अधिकार और स्वशासन की बात करते हैं। मर्यादा, अनुशासन, कैसा अनुशासन? तुम लोग जितना चिल्लाता है ना, एक दिन
एक फुट पर चले जाए और जहां तक गुंडा कवाली बदमाश लोग राज करे राज, और तुम लोगों को कभी आजादी नहीं मिलने वाला है। ये जो ये हमारे मेहमान हैं, हमें इनके सामने इज्जत से पेश आना होगा। इस तरह फुसलाने से कुछ नहीं होने वाली। तुम देख रहे हो, तुमने इन सब स्टूडेंट छात्रों को भड़का दिया है। भड़काया नहीं है महोदय, हम तो केवल अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने स्वशासन की बात कर रहे हैं। अधिकार, शासन, कैसा अधिकार, कैसा शासन, क्या शुरू होता है, क्या खत्म? क्या शासन करेगा? हाँ? क्या शासन करेगा? आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती? बेइज्जती? तुम सब बेवकूफ हो। तुम लोग काले कुत्ते हो। तुम लोग हमारे तलवार चाटने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप हमारे प्रोफेसर नहीं होते तो अब तक आपको खिड़की के बाहर फेंक चुका होता। रॉलेट एक्ट का हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। हमारे महान नेता गांधी जी ने कहा है कि सारा आंदोलन अहिंसा पूर्वक रहेगा। ये एक्ट सरासर हमारी आजादी पर सीधी चोट है। इस एक्ट से ब्रिटिश शासकों को यह अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना अथवा दोषी सिद्ध किए बिना जेलों में बंद कर सकती है। विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोगों को जनतंत्र के विस्तार का सपना दिखाया गया था, और इसके बदले हमें क्या मिला? हजारों भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया गया था, जहां सुअरों की भांति मार दिए गए। अब हमारे जनतांत्रिक अधिकारों का विस्तार करने के बजाय नागरिक अधिकारों पर भी और ज्यादा अंकुश लगाया जा रहा है। गांधी जी ने कहा, हम सरकार से सहयोग करेंगे, विदेशी कपड़ों और स्कूलों का बहिष्कार करेंगे तथा इस एक्ट का उल्लंघन करके गिरफ्तारी देंगे और जेल में जाएंगे। आओ आवाज दो, हम एक हैं। महात्मा गांधी, हम सब एक हैं। भाइयों, यहाँ के कुछ दुकानदार अपने विदेशी माल बेच रहे हैं, पुलिस उनकी रक्षा कर रही है और दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी महंगे दामों में बेची जा रही है। हम शांतिपूर्वक मार्च करते हुए चौरी चौरा थाने के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। महात्मा गांधी, विदेशी माल। लगता है भीड़ बढ़ रही है, कहीं उग्र ना हो जाए। जब देख थाने की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें बलपूर्वक रोकना, चाहे तो लाठी चार्ज भी कर सकते हो। लगता है भीड़ हिंसक होती जा रही है। खबर है कि बाजार और व्यापारियों के दुकानों को जबरन बंद कराई गई। दुकान में पड़े विदेशी कपड़ों को जला दिया गया है। अगर भीड़ के हिंसक होने पर गोली भी चलानी पड़े तो हम गोली भी चलाएंगे। ये गांधीवादी लोग हैं, अहिंसक आंदोलन पर भरोसा करते हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग हिंसक हो सकते हैं। चुप रहो। अगर भीड़ हमारी तरफ आई तो हम गोलीबारी कर देंगे। ब्रिटिश सरकार हमें इनाम देगी। महात्मा गांधी, विदेशी माल। महात्मा गांधी, विदेशी माल। सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हो, ये लो। भाइयों, घबराओ मत भाइयों। महात्मा गांधी की महिमा से गोलियां तो पानी बनती जा रही हैं। भाइयों, भाइयों,
हमें अहिंसा से काम लेना होगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद। विदेशी माल हाय हाय। काला टैक्स। भाइयों बैठ जाइए। महात्मा गांधी जिंदाबाद। भाइयों अहिंसा अहिंसा ये गोलियां नहीं फूल है, आजादी के फूल। अभी डायलॉग है, ठीक है, अभी लाइट कट नहीं है, लाइट कट नहीं है, लाइट कट नहीं है, वो चलेगा चाहिए का आते लोग करते हैं। कसली है कमर अब तो। कुछ करके दिखलाएंगे, आजादी बनेंगे। सर ही कटा देंगे। लाइट ऑफ करता लाइट म्यूजिक। एक नई दुनिया चाहिए, एक नया हिंदुस्तान चाहिए। तुम्हें अभी संयम से काम लेना चाहिए। तुम अभी सिर्फ 21 वर्ष के हो, सारी जिंदगी पड़ी अपने तरह से जीने की। इस वक्त तुम्हारे लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तुम तो उस अंग्रेज प्रोफेसर से लड़ाई मोड़ने बैठे हो और उसका नतीजा देखो, कॉलेज से डिस्चार्ज हो गए, निकाल दिए गए। अब तुम ही बताओ, आज क्या तुम्हें ठीक लगता है? पिताजी, मैं एक पल की गुलामी की सांसें नहीं ले सकता और आप पूरे जिंदगी की बात कर रहे हैं। बेटा, मैं भी स्वशासन ही चाहता हूँ और ढके छुपे ढंग से मैं स्वराज्यों की मदद भी करता रहता हूँ। ये मान रहा तो संतुष्टि है पिताजी। हमें मैदान में आना होगा, पसीना तान कर आना होगा। बगैर किसी योजना के तुम्हारा क्या हासिल हुआ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से खाली बैठे हो, बड़ी ही मुश्किल से स्कॉटिश चर्च में तुम्हारा दाखिला करवाया। नहीं पिताजी, मैं खाली कहाँ बैठा। इस बीच में प्रादेशिक सेना में भर्ती हुआ और अब मुझे सैनिक अनुभव भी है। रही बात पढ़ाई की, तो मैं BA ऑनर्स हूँ। सुभाष, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आजादी की शर्त पर मुझे कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं है। बेटा, तुम दूसरी तरह से भी तो देश की सेवा कर सकते हो। भले ही शासन अंग्रेजों का है, लेकिन अगर तुम अफसर बन जाओगे तो कम से कम तुम जैसा अफसर तो नहीं मिलेगा जो इस देश के हालात सुधार सके। बेटा, तुम इस तरह से भी हिंदुस्तानी अवाम की मदद कर सकते हो। मतलब उनका चाटुकार बनकर? अपनी बात मनवा कर। सुनो सुभाष, मान लो कि ये देश आजाद हो जाता है तो कम से कम उन्हें तुम जैसा अफसर तो मिलेगा जो इस देश के हालात को सुधार सके। वरना तुम इस तरह से लड़ोगे और अगर आजादी मिल भी गई तो भ्रष्ट अफसर हर जगह काबिज होंगे और चालाक नेता तुम्हारी इन कोशिशों को खारिज कर देंगे। इतना आसान नहीं है सुभाष जितना तुम समझ रहे हो। सब के सब चुपके से सत्ता में आना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ पिताजी, लेकिन आजादी को लेकर मेरे दिमाग में एक सटीक समझ है और मैं लोकतंत्र को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। खैर,
मैंने तुम्हारा दाखिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करा दिया। देखो ना मत करो, मेरी इच्छा है इसे मान लो। यकीन मानो, वहां रहोगे तो दुनियावी समझ बढ़ेगी, दुनिया भर की राजनीति समझने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ वहां रहकर तुम ICS की परीक्षा दो। पिताजी, बेटे, एक पिता का हक उसे अदा कर लेने दो। मेरा अनुभव तुमसे ज्यादा है। मैं तुम्हें रास्ता तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो तुम भूल चुके हो, लेकिन उसे सहज भी तो करना है। यकीनन मेरा किया हुआ तुम्हें योग्यता प्रदान करेगा। बाबूजी, बाबूजी, कुछ फरियादी आए हुए हैं। यहाँ के जमींदार ने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अंग्रेज कलेक्टर इनकी फरियाद सुनने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ उन्हें बैठने को कहो, मैं अभी आता हूँ। जी बाबूजी। सुभाष, मुझे अब इस नए मुकदमे की तैयारी करनी। मुझे भी उस अंग्रेज कलेक्टर से लड़ना ही होगा ना? लेकिन हम अभी आजाद नहीं है पिताजी। बाबूजी, बाबूजी, सारे कटक में चर्चा है। अपने सुभाष बाबू ने ICS की परीक्षा में 14 स्थान हासिल किया है। 14 और कई अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने सारी हिंदुस्तानियों का नाम ऊंचा कर दिया है। ऊंचा क्या? जी बाबूजी। एक काम करो, ये लो, जाओ जाकर सबको मिठाई खिला दो। जी बाबूजी। बाबूजी, ये चिट्ठी आई थी। डाकिया कह रहा था ये सुभाष बाबू की है। तो दो ना, तुम जाओ। जी बाबूजी। जब सुभाष आगे खड़ा होगा दो स्पॉट। पिताजी, दुर्भाग्य से मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ। मैं इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गया हूँ, लेकिन तब से मेरे दिमाग में अंतर्द्वंद मचा हुआ है। मैं अफसर बनूंगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मुझे इन विदेशों की नौकरी पसंद नहीं। मैं एक बात साफ साफ जानता हूँ, मैं देश और ब्रिटिश सरकार की सेवा एक साथ नहीं कर सकता और मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तब तो मेरा देश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इस बारे में मैं बड़े भैया शरद चंद्र को बता चुका हूँ और अपना त्याग पत्र भारत मंत्री माउंट एगू को भेज चुका हूँ। पिताजी, अब मैं आपसे कब मिलूँगा मैं नहीं जानता। 16 जुलाई को मैं बम्बई की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। वहाँ मैं गांधी जी से मिलूँगा और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेकर आगे का रास्ता तय करूँगा। मुझे लड़के सौदे से यहाँ पकड़ कर लाया गया है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? माफ कीजिएगा, हमें ऐसे ही ऑर्डर मिले हैं। मतलब हमारा बच्चा दिखाने के आप कोई कसर नहीं छोड़ रखे। अफसोस, मुझे खेद है, मुझे इस तरह फिर कर्तव्य का पालन करना पड़ा। क्यों? मेरे पास 1818 के रेगुलेशन 3 के अधीन आपके गिरफ्तारी का वारंट है। आपने अकारण मेरे घर की तलाशी ली है और ये रेगुलेशन 300 क्रांतिकारी गतिविधियों में लिख पाए जाने का है। तलाशी का वारंट हम आपको दिखा चुके हैं। क्रांतिकारियों से मेल चुकी रिपोर्ट मुखिया विभाग को चुकी। कुछ मिला आपको? नहीं, कोई भी संबंधित कागजात नहीं है। मतलब मेरी गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। आप जानते हैं, मैं कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। मेरे इस गिरफ्तारी से
कई सारे काम से हो सकते हैं। मेरे द्वारा चलाए जा रहे प्रगति कार्य में भी रोक लगाया जा सकता है। आप ब्रिटिशों को इसकी कोई परवाह नहीं है। सर, हेडक्वार्टर से आदेश है, इन्हें मॉडलेशन भेजा जाए। देख रहे हैं मिस्टर बॉस, मुझे इस तरह के ऑर्डर ऊपर से मिलते हैं। सर, पांडे जेल लगाने के लिए जनरल इंस्पेक्टर मिस्टर लोहान को नियुक्त किया गया है। ओके, पांडे जेल? ये तो बड़गांव में है। आप मुझे हिंदुस्तान से दूर रख रहे हैं। वहाँ अधिकतर क्रांतिकारियों पर नजरबंद रखे जाते हैं। मिस्टर बोस, सरकार समझती है कि आप यहाँ रहेंगे तो बाहर के लोगों से आपका संपर्क बना रहेगा। मिस्टर बोस, आप समझदार आदमी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। सॉरी, हमें सरकार की आज्ञा माननी होगी। लेकिन क्या आप मुझे क्रांतिकारियों से मिलने से रोक सकते हैं? मिस्टर बोस, ये अफसोस है ब्रिटिश सरकार ने आपकी अर्जी नामंजूर कर दी है, बल्कि मुझे ऐसी अर्जी लेने के लिए खाना बताओ नोटिस जारी किया गया है। हम आपके इस मानवीय कार्य की सराहना करते हैं, लेकिन हमारी बात सरकार को माननी ही पड़ेगी। और हमारे साथी जो कंडेंस सेल में बंद है, दिनेश गुहा को भी इस पूजा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। ये तो और भी नामुमकिन है मिस्टर बोस, तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ बंद कैदियों के मामले में सख्ती बरती जाती है। आप ब्रिटिशर्स पार्शलिटी बहुत करते हैं। जेलों में ईसा कैदियों को तो इस तरह की सुविधाएं दे सकते हैं, तो फिर अन्यों के प्रति समान रूप से व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? हम भूख हड़ताल करेंगे। ओह गॉड! आज 15 डे है मिस्टर बोस, आप लोगों को भूख हड़ताल करते हुए। हालांकि मैंने आप लोगों की भूख हड़ताल से रिलेटेड न्यूज तो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर में छपने भिजवा दिया था। हम आपके एहसान मंद रहेंगे। आप एक मानवीय कार्य में हमारी सहायता कर रहे हैं। मैंने जेलों की सुप्रिंटेंडेंट से कहकर भूख हड़ताल कर रहे कैदियों पूरी हेल्थ रिपोर्ट भिजवा दी है, पर सरकार मानेगी नहीं। लेकिन एक दो दिन बाद इन कैदियों की हेल्थ बिगड़ सकती है। फिर ठीक है, हम आमरण भूख हड़ताल करेंगे। देश के लिए ऐसे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जब लोगों में आजादी का जज्बा पनपेगा, सिस्टम के खिलाफ लड़ने का जज्बा जागेगा। ओह मिस्टर बॉस, तुम मरने वाला नहीं है। पूजा की अनुमति आ गई है। मैं ये अनुमति आपको देने से घबरा रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी ही होने वाली है। मैं कैदियों को कंडेम सेल से बाहर आने दे रहा हूँ मिस्टर बोस। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। साथियों, आज हम यहाँ भजन गाने इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम अपनी मातृभूमि के लिए बंकिम चंद्र का गीत गाएंगे। अटेंशन! म्यूजिक। वंदे मातरम, वंदे
ये सब देशभक्त लोग हैं। इनका हर काम जोश से भरा होता है। आपके डॉक्टरी जांच के आधार पर आपको रिहा करने का ऑर्डर मिला है। हमारी इच्छा तो नहीं है कि आप जाएं, क्योंकि आपके रहते मैं इस जेल के शोर शराबे का आदी हो गया हूँ। लाइट ऑफ। अम्मा जैसे बड़े आदमी ऐसी कठोर बात कैसे कह गए? सारे भारत में इस बात का क्या विरोध छपा है? पटानी सीतारामैया का लेख दिया है। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि सुभाष का दोबारा सभापति होना गांधी जी के नजरों में इतना खुशपूर्ण क्यों था। निर्वाचन के बाद भी उनका मनोभाव बदला नहीं। वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि सुभाष के प्रति गांधी जी के कारण का अगर कोई दूसरा कारण होता तो वो साफ साफ कैसे करते? यानी सुभाष तुम्हारे द्वारा कुछ भी किया हुआ स्थापित नहीं है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो तुम्हारे आगे आने पर किसी को नुकसान होने की संभावना है। दादा, हमारी प्रतिक्रिया देखकर हमारे शत्रु ये समझते हैं कि कांग्रेस में फूट पड़ गई है। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, हमारी एकता अटूट है। महात्मा गांधी जी मेरे बारे में क्या सोच या विचार रखते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका व्यक्तित्व मेरे लिए श्रद्ध है और मैं उनका विश्वास पाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, क्योंकि सबकी आस्था, सबका विश्वास पाकर भी अगर मैं उस महान व्यक्ति की आस्था से वंचित रहा तो मेरे लिए यह मार्मिक कष्ट होगा। गांधीवादी सदस्यों ने न केवल वर्किंग कमेटी से बल्कि पार्लियामेंट बोर्ड से भी इंतजाम पत्र दे दिया है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? सारा झंझट वर्किंग कमेटी को बनाने को लेकर है। वाकई गांधी जी बड़े सतर्क और होशियार हैं। वे अपने आदमियों को अलावा वहां किसी और को घुसना देना ही नहीं चाहते। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक संस्था है, यहाँ सभी को एक समान अधिकार है, तो फिर किसी एक के फैसले से वर्किंग कमेटी नहीं बननी चाहिए। यूरोप में युद्ध छिड़ने वाला है, हमारे पास अच्छा मौका है, लेकिन हम सब आपस के अंदरूनी झगड़ों में ही पड़े हुए। एक समाचार और मिला है, तुम्हारे अनुपस्थिति में राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को सुधारा गया। यह तय हुआ है कि पहले से 2 कड़ियों के वंदे मातरम में से और कुछ नहीं गाया जाएगा। ये क्यों हुआ? कारण यह कि मुस्लिम लीग के नेता प्रधानमंत्री मिस्टर जिन्ना उन्होंने ऐतराज किया है। बस उन्हें खुश करना जरूरी है। आजादी कहीं बंदर बाट ना हो जाए, क्या कुछ कर सकेंगे? शायद नहीं। त्रिपुरा कांग्रेस के उद्देश्य के अनुसार मैंने गांधी जी से वर्किंग कमेटी बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन मेरे सभी पुराने अनुरोधों की तरह ये अनुरोध भी खारिज कर दिए गए। इतने दिनों के साथ ही सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, अब किसी की जरूरत नहीं। अगर मैं गांधी जी के उपदेश अनुसार ये वर्किंग कमेटी बना भी लेता तो ना ही मैं कभी उनका विश्वास जीत पाता और ना ही कभी ये गांधी जी के मन माफिक होता। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। कल की बैठक में मैं गांधी जी के समक्ष अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करूंगा। लाइट ऑफ। तुम्हारे नेतृत्व में मुझे विश्वास है, श्रद्धा है। तुम इस समय जिसे प्राच्य सोच रहे हो वही अंततः विजय में बदल जाएगी। लेकिन सुभाष और किसकी हुई? सुभाष की जागरण
ऐसा क्यों होता है? अवसरवादियों के रास्ते से ईमानदार लोगों को हटना पड़ता है। I think attainment of Swaraj can only be by the soldiers and not by the spiders. भारत पर शासन करने का हक केवल भारतवासियों को है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। लाइट हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए चलने को तैयार पे लाइट रहेगा। कांग्रेसी लीडरों और सुभाष चंद्र बोस को फिर से जेल भेज दिया गया। सुभाष ने महसूस किया कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मौसम तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मौजूदा कैद खाने से घर की कैद में मुंतकली के लिए भूख हड़ताल कर दी। उन्हें घर भेज दिया गया। अपने भतीजे और ख़ानदान के दूसरे अफराद की मदद से हिंदुस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने भेष बदल कर इंडिया से काबुल तक पैदल सफ़र किया। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत में सोवियत यूनियन के सरकार खाने से रास्ता करने की कोशिश की, लेकिन सोवियत यूनियन सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी और इटली तक मुफ्त रास्ता दे सकता था। आजाद हिंद रेडियो बर्लिन, मैं सुभाष हूँ। भारतवासियों, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। कई दिनों से मैं आप लोगों से बात करने के लिए तरस गया था, लेकिन आजादी के निरंतर प्रयासरत था। विरोधी चाहे कुछ भी कहें, आप उन पर विश्वास नहीं करते, ये मैं जानता हूँ। साथियों, हमें अपनी आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। हम अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी आज़ादी के लिए हम अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पे बराबर लड़ते रहेंगे। अब तक की कोशिशों के बावजूद हमें आज़ादी नहीं मिल पाई है, इसलिए अब हमें सैनिक शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। साथियों, मौका आ गया है, आप सब तैयार रहें। साथियों, जिस तरह मैं अंग्रेज अफसरों को धोखा देकर देश के बाहर आ गया हूँ, उसी तरह एक दिन मैं आपके समक्ष उचित समय पर प्रस्तुत हो जाऊंगा। ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश अमेरिका के पास जा सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार आप सब तैयार रहें, समय आ गया है। मेरे साथियों, आप सब धर्म और जातिवाद को भुलाकर एकजुट हो जाएं और संघ बनाएं। आज जरूरत है एकता और एकाग्रता की। साथियों, प्रस्तुत रहो, समय आ गया है। वेल डन मिस्टर बोस, आपने बहुत ही अच्छा भाषण दिया और पुरस्कार बधाई हो। अब तक तो आपके देश में तहलका मच गया होगा मिस्टर बोस। काश मैं वो तहलका देख पाता, ब्रिटिशों के बुझे हुए चेहरे देख पाता, लेकिन मैं अपनी आज़ादी से कोसों दूर हूँ। लेकिन अब वो फासला मिटाने का समय आ गया। आपने 3 प्रस्ताव रखे थे मिस्टर बोस, जिसमें से एक तो पूरा हो गया। दूसरा प्रस्ताव भारतीय युद्धबंदियों से आजाद हिंद दस्ते तैयार करने का, तो इसका कार्य भी तेजी से चल रहा है मिस्टर बोस। लेकिन उन सेना को अपनी सेना में मिलाने का हक जर्मनी को बिल्कुल नहीं होगा। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, हमारा केवल एक ही दुश्मन है, ब्रिटिश। यह सेना केवल उनके खिलाफ लड़ेगी और कहीं नहीं। पहले तो अधिकतर कैदियों ने मना कर दिया, हमने अंग्रेजों का नमक खाया, ऐसा बोलते थे।
अंग्रेजों ने चुन चुनकर अंधविश्वासी और अनपढ़ को भर रखा है। शिक्षित व्यक्ति तो पलट कर उन्हीं पर वार कर देगा। एक अनपढ़ व्यक्ति को क्या चाहिए? पेट भर खाना, हम वेतन और पेंशन। तो फिर कोई विरोध करने का खतरा क्यों उठाएगा? मिस्टर बोस, आपके तीसरे प्रस्ताव पर बेझिझक कहिए। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा पर आपत्ति है। भूरी शक्तियों का सामंजस्य मुश्किल है मिस्टर बोस। जर्मनी ने इतना किया काफी है। क्या आप मेरे एक और काम कर सकते हैं? यस मिस्टर बोस, प्लीज। मैं युद्धबंदियों के सामने अपने कवि रविंद्रनाथ जी का गीत जन गण मन अधिनायक गाना चाहता हूँ और अपने देश का झंडा फहराना चाहता हूँ। कोई आपत्ति नहीं मिस्टर बोस। हम तो ब्रिटिशर्स को जितना हो सके उतना नीचा दिखाना चाहते हैं मिस्टर बोस। आखिर ब्रिटिश, ये देखिए सारे युद्धबंदी बाहर ही खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं मिस्टर बोस। साथियों, कतई न भूले, गुलामी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ये भी याद रखो कि अन्याय और बेईमानी के खिलाफ लड़ते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन को पूरी तरह पाने के लिए जीवन कुर्बान करना पड़ता है। हम न्याय और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। मेरी अंतिम बात, या तो आजादी नहीं तो मौत। आप कमाल के वक्ता है मिस्टर बोस। सारे युद्धबंदी एक साथ हो गए। अब ये युद्धबंदी नहीं है, ये सब आजाद हिंद संस्था के सैनिक हैं। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। और ये सुभाष नहीं, नेताजी कहलाएंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। शुभ सुख जिंदगी बरखा बरसे, भारत भाग्य जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा। सूरज बनकर जग में चमका, भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय हो, भारत नाम सुहागा। इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद, जय हिंद। हाय हिटलर, हाय हिटलर। मिस्टर सुभाष, खुशखबरी। जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इससे बेहतर समय आपके लिए कोई और नहीं हो सकता मिस्टर बोस। सर, अमेरिका के नौसेना का अड्डा पर्ल हार्बर जापानियों ने तहस-नहस कर दिया है। मेरी मातृभूमि को उपयुक्त मर्यादा देने का समय आ गया है।
उसे अपने भूल से सींचने का समय आ गया है। कब मैं तुझसे मिल सकूंगा? तुझे देखने को तरस गया हूं मां। इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया फॉर द इंडियंस। नेताजी, नेताजी, ओ आबिद, कहो क्या बात है? आपके लिए खत है टोक्यो से। टोक्यो से? ओ, निमंत्रण पत्र है। राज बिहारी बोस का बैंकॉक में सम्मेलन है। आबिद, मुझे जाना होगा। लिख रहे हैं, तुम सब टोक्यो आ जाओ। यहाँ हम लोग तय करेंगे कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। सुभाष, तुम आ जाओ। ना सिर्फ मैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीय आज तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। मैं बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ। तुम आकर मेरी सारी जिम्मेदारी संभाल लो और मुझे मुक्ति दो। नेताजी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, यहाँ से निकलना आसान नहीं है, रास्ता बहुत ही खतरनाक है। सुनो आगे, हिटलर ने रूस के भले ही कुछ प्रदेश जीत लिए हों, लेकिन उसकी कूटनीति मुझे दृष्टिगोचर हो रही है। जहाँ तक मुझे लगता है, हिटलर की हठधर्मी उसे बहुत जल्द बर्बाद कर देगी। जापान ने कुछ सैनिक कैप्टन मोहन सिंह के हवाले किया है, जिनकी संख्या 40,000 है। आबिद, हिटलर अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अब हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। ठीक है नेताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुभाष। गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत टेंस दिखाई दे रहे हैं मिस्टर बोस। मुझे बैंकॉक जाना है। आजाद हिंद फौज का निमंत्रण पत्र है। युद्ध अपने चरम पर है और ऐसे हालातों में आपका यहाँ से बाहर जाना यानी जान जोखिम में डालना है मिस्टर बोस। मैं दक्षिण पूर्व एशिया जाऊंगा ही, चाहे इसके लिए 1% मेरे जीवित रहने की संभावना क्यों ना। जापान हमारा फ्रेंड है, उसके बुलावे को टाला नहीं जा सकता मिस्टर बोस। आखिर ब्रिटिश हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो ठहरे मिस्टर बोस। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? कब शुरू करूंगा अपना अभ्यास? तो सुनिए मिस्टर बोस, हम आपको अफ्रीका के मेडागास्कर तक पहुंचा देंगे। अगले आधे रास्ते की जिम्मेदारी जापान सरकार की होगी। आपको जापानी सबमरीन के सहारे ही ले जाया जा सकता है मिस्टर बोस, लेकिन मिस्टर बोस, इसमें डेंजर बहुत है। मातृभूमि के लिए खून बहाना तो किस्मत की बात है। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो अब यह खून मेरी मातृभूमि पर ही गिरेगी। धन्यवाद मिस्टर निकुंज। इट्स अ प्लेजर मिस्टर बोस। अब हम चलने की तैयारी करते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी याद आ गए। उन्होंने कहा था ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। याद रखो, तुम हमेशा से ही मातृभूमि पर बलिदान के लिए वचनबद्ध हो। जानता हूं स्वामी जी, जानता हूं। तो आशीर्वाद दो। बैठो। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तब यह खून मेरी मातृभूमि पर ही गिरेगी और मैं अपनी जिंदगी का बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए कर सकूंगा। चलो आबिद हुसैन, हमें मां बुला रही है। रास्ते में मुश्किल तो नहीं हुई? आजादी का जो रास्ता है वो मुश्किल भरा ही होगा, उससे भी आसान बनाने आया। वाह,
तुम्हारी खोज कुलवाणी का मैं कायल हूं। कैप्टन मोहन सिंह को जापान सरकार ने भारतीय युद्धबंदी सौंपी, जिसे उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया है। अब तुम्हें फौज के कार्य को गति देना है। मैं तैयार हूँ अपनी मातृभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए। इस कार्य के लिए समय कितना अनुकूल हो गया। अब जानते हैं, मैं आज़ादी के सपने सोते जागते हमेशा देखता रहता, और जब कोई जोर से चिल्लाता है तो मेरी नींद उछड़ जाती है और मैं सोचने लगता हूँ कि मेरे देश में लोग सड़कों पर निकल आए होंगे। यहाँ जितना शोर है उससे कहीं ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आज़ादी के नारे लगा रहे होंगे। इस तरह मैं सोते जागते बस आज़ादी के ख्वाब देखता रहता हूँ और सोचता हूँ कि इस तरह मैं मुर्दों से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हूँ। वाह 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 वाह। अब तुम्हें सभी लोगों से मिलवाता। साथियों, ये है सुभाष, वो सुभाष जिन्होंने पहली बार बर्लिन में भारतीय युद्धबंदियों के साथ आजाद हिंद संस्था की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज, नेताजी। साथियों, मैं बूढ़ा हो गया। यह एक मुझसे अधिक जवान व्यक्ति का काम है जो अनुभवी हो, विश्व स्तर पर पहचाना जाता हो और फौज के कमान को संभाल सके। मैं कह सकता हूं, सुभाष चंद्र बोस सौभाग्य से भारत में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आजाद हिंद फौज का मुख्य सेनापति सुभाष बाबू को सौंपता हूं। आजाद हिंद फौज, नेताजी। साथियों, हमेशा याद रखें, गुलामी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ये भी मत भूलो कि अन्याय और बेईमानी के खिलाफ हमें हमेशा लड़ते रहना है, चाहे इसके लिए भारी से भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। वहां दूर जंगलों और नदियों के उस पार, पहाड़ों के उस पार हमारा देश है, जहां की मिट्टी हमें पुकार रही है, हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है, खून खून को पुकार रहा है। मेरे साथियों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली हमें पुकार रही है। साथियों, दिल्ली चलो। आज से आप लोगों का नारा है, दिल्ली चलो। मेरे साथियों, आजादी का जो बीड़ा हमने उठाया है उसके लिए हमें और लोग चाहिए होंगे और धन भी चाहिए होगा। इस कार्य के लिए आज से आप लोगों का नारा होगा, सर्वस्व युद्ध के लिए सर्वस्व दान, टोटल मोबिलाइजेशन फॉर टोटल वॉर। मेरे साथियों, इस कार्य के लिए मैं आप सबसे 3 लाख सैनिक और $3 लाख की भी मांग करता हूं। मेरे साथियों, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज चाहिए हमें ऐसे सैनिक, ऐसे नौजवान जो मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाकर उसके चरणों में रख दें। मेरे साथियों, आप सब मुझे अपना खून दें, मैं आपको आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। लाइट ऑफ। साथियों, नियम पूर्वक बनी हमारी आजाद हिंद सरकार को
9 देशों ने मान्यता प्रदान की है। विदेश है जापान, कोरिया, जर्मनी, मांचुकी, इटली, फिलीपाइन, थाईलैंड और चीन की 9 की सरकार। इस तरह हमें यूरोप और एशिया से समाधान प्राप्त हुआ है। नेताजी, महिला ब्रिगेड का नाम सुनकर बहुत सारी हिंदू, मुसलमान और ईसाई महिलाओं ने सेना में नाम लिखवाया। आज हम महिला ब्रिगेड की घोषणा कर दी। साथियों, आज से हम झांसी की रानी सेना नाम से महिला ब्रिगेड की स्थापना करते हैं। महिला ब्रिगेड आजादी संस्था का अभिन्न अंग होगी और अंग्रेजों के खिलाफ बराबर लड़ेगी। इस सेना की कप्तान होंगी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। साथियों, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया है। क्या आप सब तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो फिर चलो दिल्ली। चलो दिल्ली। आप सेना को लेकर इस बात की ओर दूर करें। ओके सर। रहेगा लाइट रहेगा। बिल्कुल मत करो साथियों, अब कुछ ही फासला और बचा है। हिम्मत रखो। जरूर का रास्ता हम पहले तय कर लेते। हमने वचन दिया है कि हम वतन के लिए जान भी देंगे। यहाँ से 20 मील बाद बर्मा का पेगु बंदरगाह मिलेगा, फिर रंगून, उसके बाद अगले आदेश पर हमें इम्फाल कूच कर जाना है। ये हवाई जहाज की आवाज है। जल्दी छुप जाओ, जल्दी। जहाँ जगह मिले छुप जाओ, जहाँ भी जगह मिले छुप जाओ, जल्दी। लाइट दीजिए। सर, इसे क्या हुआ? ये उठ नहीं रहा। अरे कोई पानी लाओ। हटो हटो। कोई फायदा नहीं। हमारा सैनिक जीत सिंह, आजाद हिंद फौज का पहला शहीद, शहीद जीत सिंह जिंदाबाद। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। दोस्त, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। सीधा हिसाब, खून का बदला खून, जान की कीमत जान। आगे बढ़ो साथियों। कदम मुझे डर है इस बात का। मुझे लगता है जर्मनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जर्मनी ने रूस पर अटैक करके अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। उसने रूस पर हमला करके बड़ी ही गलती की है। अब ये हो रहा है कि मित्र राष्ट्रों की ताकत में इजाफा हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन जापान को खत्म कर देना चाहती है। यदि उनकी मंशा पूरी हुई तो आजाद हिंद फौज का बिना किसी
की सहायता के आगे बढ़ना मुश्किल है और बगैर किसी हवाई सहायता के हमारी लड़ाई कमजोर होती जाएगी और फिर बरसात का मौसम हो सकता है कि हमें लड़ाई के मैदान से पीछे हटना पड़े। आपका कहना उचित है कर्नल शहरवाज, लेकिन लड़ाई सैनिकों के मनोबल पर निर्भर करता है। और कर्नल भोसले सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इनके विश्वास पर ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। आप फिक्र न करें, बहुत जल्द ब्रिटेन की फौज भारत की सरजमीन से भाग खड़ी होगी। नहीं, हमें पहले परिस्थितियों को समझना होगा। आजादी फौज का रास्ता मुंबई के पास ब्रिटिश की गोरखा रेजिमेंट ने रोक लिया है। वक्त पर रसद नहीं पहुंच पाई। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश ने कई चौकियां वापस जीत ली हैं। क्यों ना हम फौज को वापस बुला लें और दोबारा दुर्गी का कसूर पर अटैक करें? लक्ष्मी जी, भारतीयों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो लोग किसी भी हालत में आजाद होना चाहती हैं। उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। रसद अगर पहुंच जाती तो हम उनका मुकाबला डटकर करते। कुछ दिनों और घेराबंदी रखी जा सकती। हमारी गोपनीय सूचनाएं दरअसल चौपट हो गई, नहीं तो घरों में गर्म खदान की ठंडक की खबर समय रहने लग जाती। गलतियां तो हमसे हुई हैं। अगर हमने जनवरी में हमला किया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक हमने अटैक किया था तब तक वर्षा काल का आरंभ हो चुका था और हमें दुश्मनों के अलावा बिगड़े मौसम से भी लड़ना पड़ा था। लेकिन अब रसद की आपूर्ति पर ध्यान देना होगा और हाँ, दवाओं की कोई कमी न रहे। गलतियां तो हमसे हुई है शहनवाज, और इसे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ी भूल थी कि रसद के मामले में जापानियों पर भरोसा किया। अब से सारी जमीन की सप्लाई अपने हाथ रखेंगे। हमें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। नेताजी के कहने पर 50,000 नए सैनिक और भर्ती हुए हैं। उनके ट्रेनिंग की तैयारी भी चल रही है। लड़ाई के लिए हमें हवाई जहाज भी चाहिए। हवाई जहाज मिलना इतना आसान नहीं है लक्ष्मी जी। जापान के पास खुद हवाई जहाजों की कमी है। जापान के प्रधानमंत्री तोजो अब 10 कर दिए गए, जिन्होंने हमारी काफी सहायता की। फिर भी मैंने उनसे सहायता मांगी थी, लेकिन युद्ध की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने मना कर दिया। नेताजी, हम फिर से लड़ाई के लिए तैयार हैं। सैनिकों, हम तैयार हैं। जय हिंद। जय हिंद। नेताजी, मेजर जनरल इंदिरा भारतीय सेना के कर्नल जी आपसे मिलना चाहते हैं। जय हिंद। मिस्टर बोस, मैं आज़ाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण के संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं ब्रिटिशर से किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप सबों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, इसलिए मैंने ब्रिटिश सरकार के सामने आज़ाद हिंद फौज के सरेंडर का प्रस्ताव रखा है। हम हर स्थिति में युद्ध जारी रखना चाहते हैं। हमारे पास हजारों सैनिक हैं, गोले बारूद की भी कोई कमी नहीं। हाँ, इस मामले में जो खून बहेगा उसका मुझे अफसोस है। जिस देश ने हमें आसरा दिया उसकी धरती पर खून बहेगा तो मुझे अफसोस होगा। फिर भी मैं अपने सेना अध्यक्षों से मिलकर सलाह मशवरा करके आपको इत्तला करूंगा। ठीक है। हाँ, जाते जाते
एक और घटना की सूचना दे दूँ, गोपनीय है, दुनिया का खबर आने में वक्त लगेगा। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया है। जी हाँ मिस्टर बॉस, आपने ठीक सुना, हिटलर ने आत्महत्या कर लिया है और जर्मनी ने अपने मित्र राष्ट्रों के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। ठीक है मिस्टर बॉस, टेक केयर। अभी अभी खबर मिली है कि अमेरिका ने नागासाकी पर एटम बम गिराया है। कई लोग हताहत हुए हैं और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नेताजी, चारों तरफ अफवाह है, शत्रु सेना यहाँ कभी भी आक्रमण सकती है। हाँ, हजारों सैनिकों के पहचाने हुए चेहरे सामने आ जा रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है वो मेरे बहादुर सिपाही? कहाँ खो गया वो आजादी में मरने मिटने वाला जज्बा? कहाँ है, कहाँ है वो मेरे शहीद जिन्होंने बर्मा, इम्फाल और बिशनपुर में आजादी के लिए अपने प्राण गंवा दिए? कहाँ है, कहाँ है वो मेरे बहादुर सिपाही? कहाँ है? नेताजी, 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 ब्रिगेड की सेना कभी भी यहाँ आ सकती है। हाँ हाँ जानता हूँ। अब तो जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी, आपकी जान को खतरा है। आत्मसमर्पण की दशा में भी आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे अंग्रेज आपको अपने लिए खतरा मानते हैं। इसलिए नेताजी, सिंगापुर से निकलकर कहीं और चले जाइए। नहीं, मैं युद्ध भूमि छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नेताजी, आप समझते क्यों नहीं? हमारे आत्मसमर्पण से उन्हें उतना खतरा नहीं है। मुकदमे चलेंगे और क्या होगा? कम से कम हमारे देश की जनता समाचार सुनकर हमारी गाड़ियों से आंदोलित तो होगी। और दूसरे की जमीन पर खून खराबा हो, ऐसा ब्रिटिश भी नहीं चाहेगी। नेताजी, आप यहाँ से निकल चलिए। इस देश के लिए महत्वपूर्ण है आपका आजाद रहना। ठीक है, चलो आबिद हसन, हमें और भी लोग चाहिए होंगे आगामी तैयारी के लिए। आप तो चल ही रहे हैं। जी हाँ नेताजी। कर्नल प्रीतम सिंह को भी साथ ले लीजिए। जी। और रास्ते से आबिद हुसैन और हरिनाथ दास को भी ले लेंगे जो बैंकॉक में है। उसके बाद हम लोग मॉस्को की ओर रवाना होंगे। मेरे साथियों, हमारा अगला विश्राम कहाँ होगा कोई नहीं जानता। रेड कर दो। ये रेडियो टोक्यो है। आजाद हिंद सरकार के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई जहाज द्वारा सिंगापुर को छोड़ वे जापान सरकार से बात करने टोक्यो जा रहे थे। आज 2 बजे ताइहोकू हवाई अड्डे पर हवाई जहाज क्रैश हो गया है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
लाइट दीजिए पूरा।